हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो 3 है और इसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चौमान नाम से भी जाना जाता था, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना था। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि इनका जब काल चल रहा था, चौहानों का जब काल चल रहा था और तोमरों का जब काल चल रहा था, तब उस समय दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र बना था वाणिज्य का। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते हैं जो कि काफ़ी प्रचलन में थे। मानचित्र 1। 13वीं-14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र तक फैला था। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी थी। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वह इन सुल्तानों के अनेक नगर बसाए हैं। मानचित्र 1 और 1 को देखकर तेलही एक कुन्हा, सीरी और जहाँपनाह को पहचानिए। यहाँ पे चार्ट दिया गया है दिल्ली के शासक का। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं मिलती हैं, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख बहुवचन है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रचलन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे पांडुलिपियों को तैयार किया जाता है, तो यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है। न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं चल सकता। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदारी से ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाजे सिराज ने स्वीकार किया कि वे अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थीं, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है? जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्ति को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं।
रजिया के बारे में मिनहाज सिराज के विचार। मिनहाज सिराज का सोचना कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते और उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से लेकर 1289 के व्यवहार में रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा, जिसका मतलब होता है बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को ही स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिनहाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों का मतलब क्या होता है? रक्षक सैनिक की टुकड़ियाँ के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों में संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर हो और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर, ये मानचित्र 2 में दिखाया गया है। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और सूबेदारों से बराबर चुनौतियां मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह से अपने आप को बचाए हुए था। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें भीतरी प्रदेश कहा जाता है। गैरिसन शहर किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी, संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए थे। मानचित्र 3 में देखें। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय से अपनी चरम सीमा पर पहुँचे थे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं में हाथी, घोड़े, गुलाम तथा मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूला करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक था और कितना प्रभावी था? ये मानचित्र में आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें हैं। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाया गया है, सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली कुन्हा यानी कि पुराना शहर कहा जाता है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी और दोनों ने विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। मस्जिद क्या होता है? मस्जिद एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना या सजदा में घुटने या माथा टेका करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी
वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में एक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को, जिसको हम इमाम कहते हैं, नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्म उपदेश और यानी कि खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर होता है। मक्का की ओर की दिशा को हम किबला कहा जाता है। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक में एक नज़र। ये मस्जिदें हैं। बेगमपुरी मस्जिद है। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में है। दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँ बना विश्व की शरण स्थली है कि मुख्य मस्जिद के तौर पर बनवाई गई थी। मानचित्र 1 में जहाँपना को ढूंढिए। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक में आखिरी दिनों में निर्मित की है। चित्र 2, 3, 4 और 5 की तुलना कीजिए। इन मस्जिदों की समानताएं और असमानताएं ढूंढिए। 3, 4, 5 में स्थापत्य की उस परंपरा का विकास दिखाई देता है जिसकी चरम सीमा हमें दिल्ली में शाहजहां की मस्जिद पर दिखाई देती है। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्यों के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदारों को नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह से मालिक पर निर्भर होते थे, इससे सुल्तान भी विशेष विश्वास करके इन पर निर्भर हो सकते थे। दिल्ली के सुल्तान ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता है। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न होता है में भी मस्जिदें सहायक हैं। एक समुदाय का अंग होने का बोध प्रबल करना ज़रूरी था, इसलिए मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा आगे बढ़ाया उसकी देखभाल करनी चाहिए। उसके तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही जिसकी तकदीर अच्छी होती है तभी उससे पूरी ज़िंदगी में कभी कभी अच्छा गुलाम मिल जाता है। बुद्धिमानों का कहना था कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता था। क्या आपको इस गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कारण समझ में आता है? खलजी और तुगलक शासक बंदगा के इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मौलिकों और संरक्षकों के प्रति वे वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों की संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग में कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठने के लिए दिल्ली सुल्तानों की आलोचना भी की। आश्रित जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो उस पर निर्भर हो। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीज़ खुमार नामक कलाल, शराब बनाने वाले या फिर बेचने वाले, फिरोज़ हलजाम नामक नाई, मनका तवाक नामक बावर्ची और लट्ठा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों और उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया। आपके ख्याल से बर्नी सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी?
पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तेदार कहला या फिर मुफ्ती कहलाते थे मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों तथा नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में भी मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिक को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उन पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले जाएं और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता में आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की ओर इसका हिसाब बड़ी सावधानी में से रखा। कुछ पुराने सामंतों और जमींदारों राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और किसान की उपज का लगभग 50% होता था, मवेशियों पर और घरों पर। यह याद रखना ज़रूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तान के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को और 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न तुता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टान, उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और अमीरों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकाने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने और का अधिकार छीन लिया गया था, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया था। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी था। कुछ पुराने सामंतों और जमींदारों राजस्व के निर्धारण और अधिकारियों के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर होते थे। कृषि पर खराज कहा जाता था, जो कर लगता था, और किसान की उपज पर जो 50% होता था। 50% होता था। मवेशियों पर कर लगता, घरों पर कर लगता था। यह याद रखना जरूरी, इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तान के अधिकार से बाहर था। दिल्ली से बंगाल और सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण विजय तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसे पैठने में सुल्तान की सेना अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों पर अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती से अपना अधिकार जमा लेते थे, पर
वह अधिकार कुछ समय तक ही रह पाता था। अब यहाँ पे उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश जैसे कि मोरक्को में 14वीं सदी से भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टान ऊपर पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता था, ये बहुत बड़ा था। इसके अलग अलग हिस्से में आपस में इस तरह से गुथे होते थे कि आग आग का भी असर नहीं होता था और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे। इनके किले की प्राचीर का काम करती थी, इनकी दीवार घेरे का, और इनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी उपलब्ध होती था, एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के लिए हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में आधुनिक पाकिस्तान पर हमला कर दिया और उसके शीघ्र ही बाद दिल्ली सल्तनत को उन धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली और मंगोल के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तान को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालने प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि इन दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के सुल्तान ने मंगोल इलाकों को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी, जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था। वह मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का एक हिस्सा था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका एक पर फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य था। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और उस राज्य फल फूल रहे थे, मतलब ये सब राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिया हुआ है और मोहम्मद तुगलक के बारे में दिया हुआ है, एक चार्ट की तरह से दिया हुआ है, तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल था, सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार पे अपने चाचा के छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया था और आगे चलकर इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530, 1540, 1555 से लेकर 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित कर दिया। सूरवंश के केवल 15 वर्ष 1540 से 55 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। अन्यत्र 3 श्रेणियाँ ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज के 3 वर्ग, प्रार्थना करने वाले, युद्ध करने वाले और खेती करने वाले, 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में प्रबल प्रभाव और भी दृढ़ सहायता मिलती रहती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा और इन योद्धाओं को नाइट भी कहा गया। ईसाई धर्म एक समूह का संरक्षण देता है और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता है। नाइटों से अपेक्षा की जाती है कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं में आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए, जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड धर्मयुद्ध कहा जाता है। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह से बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीन में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं शताब्दी के अंत तक जर्मनी और उसे एक सदी इस योद्धाओं ने दीनहीन अतीत को भुला दिया और 12वीं सदी तक दो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे। तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म। पढ़ते रहिए इसको। बाय बाय।